हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे चेक ट्रंकेशन सिस्टम पार्ट 2, यानी कि सीटीएस को ही कंटिन्यू करेंगे और जो भी टॉपिक रह गए हमारे उनको कंप्लीट करेंगे आज रिगार्डिंग सीटीएस। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितने डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। एंड अगर आप टारगेट कर रहे हो ना जैब नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो। रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि हाई वेटेज वाले टॉपिक के बारे में आपको क्लैरिटी मिलती है, और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रिड बेस्ड सीटीएस क्लियरिंग की। क्या मतलब हुआ ग्रिड बेस्ड सीटीएस क्लियरिंग का? यहाँ पे जो बैंक्स है ना, उनको अलाउ किया गया है कि वो प्रेजेंट करे या रिसीव करे चेक फ्रॉम टू मल्टीपल सिटीज इन अ सिंगल क्लियरिंग हाउस थ्रू अ सर्विस ब्रांच एट वन सिटी। यानी कि जो चेक आप लगा रहे हो ना बैंक में, मान लीजिए मैंने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, वो सीधा बैंक के पास नहीं चला जाता है, पेइंग बैंक के पास नहीं जाता, पहले क्या जाएगा, किसके पास जाएगा, क्लियरिंग हाउस के पास जाता है चेक। ठीक है। तो जो भी चेक ड्रॉन होते हैं बैंक ब्रांचेस फॉलिंग विद इन द ग्रिड jurisdictions आर ट्रीटेड एंड क्लियर्ड एज अ लोकल चेक। ये क्यों किया गया है कि बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो फॉर बैंक्स, जल्दी जल्दी पैसा आए जाए कस्टमर के अकाउंट में भी और बैंक्स को भी जल्दी मिले, नेट सेटलमेंट जल्दी से हो, लिक्विडिटी बनी रहे। तो तीन ग्रिड है इंडिया में, बेसिकली चेन्नई ग्रिड साउथ के लिए है ना, ये साउथ में जितने भी सिटीज आती हैं, स्टेट्स आती हैं, उनके लिए चेन्नई ग्रिड है। फिर मुंबई आ गया आपका वेस्ट के लिए, और न्यू दिल्ली नॉर्थ के लिए। राइट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ना मुंबई में एक चेक लगाया, ठीक है, अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद के लिए, ठीक है। तो ये वेस्ट ग्रिड में आएगा, यानी कि इसको लोकल चेक ही कंसीडर किया जाएगा। ये आउट स्टेशन चेक नहीं क्लियर कंसीडर होगा। जितना टाइम मुंबई में चेक को क्लियर होने के लिए लगेगा, उतना ही मुंबई से अहमदाबाद क्लियर होने के लिए लगेगा। यानी कि जो भी इन ग्रिड्स में आते हैं, यानी कि नॉर्थ में जितने भी स्टेट्स है ना, देखो जैसे आपका जयपुर है, जयपुर से कोई चेक गया, ठीक है, दिल्ली में, तो उसको एज अ लोकल चेक ही कंसीडर करेगा, बिकॉज वो नॉर्थ ग्रिड में पड़ रहा है आपका चेक। ठीक है। सिमिलरली जो हमने मुंबई और अहमदाबाद का एग्जांपल लिया कि मुंबई से कोई चेक अहमदाबाद लगा रहा है जा रहा है, तो उतना ही टाइम लगेगा जितना एक लोकल चेक यानी कि मुंबई में चेक क्लियर होने में लगेगा, उतने टाइम में पैसे ट्रांसफर होंगे। अब क्या बोला जा रहा है कि एक नेशन एक ग्रिड प्रोजेक्ट लाने पे गौर किया जा रहा है कि चेन्नई मुंबई न्यू दिल्ली को हटा के सिर्फ एक हो। इन थ्री सीटीएस ग्रिड को क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा टू क्रिएट अ सिंगल ग्रिड फॉर द नेशन। राइट। फिर उसमें क्या होगा, और कम टाइम लगेगा चेक क्लियर होने में, जल्दी पैसा आ जाएगा लोगों के अकाउंट में। तो ये आपका ग्रिड बेस्ड सीटीएस क्लियरिंग है कि ग्रिड में जो है आपकी सीटीएस की चेक की क्या है, क्लियरिंग होती है। फिर टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स कौन रहते हैं आपके, देखो चेक पर्टेनिंग टू ऑल सिटी सेंटर्स आर इन अ ग्रिड आर प्रेजेंटेड टू रिस्पेक्टिव क्लियरिंग हाउस। कौन करता है ये, सर्विस ब्रांच ऑफ द बैंक के द्वारा। तीन तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं आपके यहाँ पे, मेंबर बैंक ऑफ द क्लियरिंग हाउस, यानी क्लियरिंग हाउस है, ठीक है, जो एनपीसीआई ऑपरेट करता है ना। अब इसमें मेंबर बैंक है, सपोज कीजिए एसबीआई, पीएनबी, आपका एचडीएफसी, ये बड़े बड़े बैंक जो है मेंबर बैंक है। ये डायरेक्ट जो क्लियरिंग हाउस के साथ डील करते हैं और वहां पे अपने चेक भेजते हैं। अब हो गए सब मेंबर बैंक्स जो पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू मेंबर बैंक, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, जो छोटे छोटे बैंक है जो डायरेक्ट मेंबर नहीं है क्लियरिंग हाउस का, वो इन मेंबर बैंक के थ्रू ना अपने चेक भेजते हैं क्लियरिंग हाउस में। फिर आपके आते हैं इनडायरेक्ट मेंबर, जो पार्टिसिपेट तो करते हैं लाइक मेंबर बैंक के थ्रू, यानी कि जो इनके इमेजेस डाटा है चेक का, वो जाएगा एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, बड़े बड़े बैंक के थ्रू। बट इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है अपना सेपरेट सेटलमेंट अकाउंट। सेटलमेंट अकाउंट क्या होता है, कितना पैसा गया कितना आया चेक के थ्रू, वो इनका सेपरेट रहता है। अदरवाइज जो चेक की इमेज है डाटा है, वो मेंबर बैंक के थ्रू ये भेजते हैं। तो बैंक को ट्रांसमिट करनी पड़ती है क्लियरिंग फाइल टू क्लियरिंग हाउस थ्रू अ क्लियरिंग हाउस इंटरफेस और डाटा एक्सचेंज मॉडल। ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। दीज आर द सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं आपके चेक की फाइल्स को आगे भेजने के लिए, यानी कि इमेजेस को सेंड करने के लिए। अब तो इसका मतलब क्या है कि नॉन सीटीएस चेक इनवैलिड हो गए। हमने डिस्कस किया था कि बैंक को एडवाइस किया गया कि वो इशू करेंगे सिर्फ सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड
चेक फ्रॉम सितंबर 30 2012 से। तो पहले क्या होता था, सेपरेट क्लियरिंग सेशन होता था फॉर नॉन सीटीएस चेक, जो सीटीएस स्टैंडर्ड के नहीं है। सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड चेक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनका पेपर क्वालिटी थोड़ी हाई की है और स्टैंडर्डाइजेशन कर दी है हर फील्ड की। अब वो डिसकंटिन्यू कर दिए फ्रॉम दिसंबर 31 2018। तो एज ऑफ नाउ जो आपके नॉन सीटीएस चेक है वो प्रेजेंट नहीं होते सीटीएस में, यानी कि जब भी आप चेक लगाने जाओगे ना बैंक में, तो आपको यही बोला जाता है कि जो सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड के चेक है वही क्लियर होंगे, नॉन सीटीएस वाले नहीं होंगे। बैंक को एडवाइस किया गया है कि वो विड्रॉ कर लें फ्रॉम कस्टमर। अगर किसी कस्टमर के पास नॉन सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड चेक पड़े तो उनको विड्रॉ कर लेना है। बट जो नॉन सीटीएस चेक है ना वो वैलिड एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक भी आता है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपका प्रॉमिसरी नोट है, उस तरीके से उनको वैलिड माना गया है, लीगली वैलिड है। बट सीटीएस की प्रोसेस में यानी ट्रंकेशन इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो हम सेंड करते हैं वहां पे ये अलाउड नहीं है अब। तो 3 इमेजेस कैप्चर की जाती हैं आपके चेक की जब भी सीटीएस में लिया जाता है। पहला क्या, फ्रंट ग्रे स्केल ली जाती है, फिर फ्रंट ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, देन बैक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। तो ये पिक्चर्स क्यों ली जाती है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपकी फ्रंट ग्रे स्केल है उसमें सारी चीजें जो है चेक को प्रॉपरली, फिर फ्रंट ब्लैक एंड व्हाइट भी ली जाएगी, बैक ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट लाइक एंडोर्समेंट वगैरह के लिए ली जाती है। ठीक है। तो आरबीआई ने एज सच कोई स्पेसिफिक इंक कलर प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि यही कलर यूज होगा चेक लिखने के लिए, कि रेड कलर यूज होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा। आरबीआई की साइड से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि ये वाला कलर का जो पेन या इंक यूज करो चेक लिखने के लिए। चेक जो अल्टरेशन या मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं होती सीटीएस में, यानी कि अगर आपने नाम लिखा और उस पे ओवरराइट कर दिया, या 15,000 लिखा था इसको 16,000 कर दिया, ओवरराइट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, न्यू चेक आपको जो है वो इशू करवाना पड़ेगा। प्रेजेंटिंग बैंक यानी जिसको आप चेक डिपॉजिट कराते हो उसको डिजिटली साइन करनी पड़ती है इमेजेस एंड डाटा एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इटसेल्फ। क्यों इंश्योर किए, क्या इंश्योर कर रही है, सिक्योरिटी। यानी कि प्रेजेंटिंग बैंक मान लो एसबीआई है, तो एसबीआई के सिग्नेचर होंगे, डिजिटली सिग्नेचर होंगे इमेजेस और डाटा पे, इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि चेक जो है ना एसबीआई से ही आया है। ओके। फिर आपका आता है सीटीएस पॉजिटिव पे सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है, एक एडिशनल इंडिकेटर है बाय एनपीसीआई टू ऑल बैंक, यानी कि एडिशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए लाया गया है। ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड थ्रू चेक टेम्परिंग और अल्टरेशन। अगर कोई चेक में अल्टरेशन कर दे, यानी कि किसी ने चेक लिखा 60,000 का, अब उसको बीच में किसी ने 6 लाख बना दिया, ठीक है, तो ये पता चल जाएगा बैंक को। तो पीपीएस में क्या किया जाता है कि जो भी ना आप चेक वो कर रहे हो, लिख रहे हो, मान लीजिए आपने चेक लिखा 60,000 का अपने फ्रेंड को जिसका नाम है अमित। अब ये डिटेल्स ना ऑलरेडी आपके बैंक के पास चली जाएगी कि 60,000 का चेक लिखा गया था, किस पर्सन को लिखा गया था, अकाउंट नंबर एंड डिटेल। फिर अगर बाद में अगर आपको सेम चेक मिलेगा जिसमें 6 लाख कर दिया अमाउंट, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉड हुआ है। तो ये प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड थ्रू चेक टेम्परिंग या अल्टरेशन से बचाव के लिए लाया गया है पीपीएस सिस्टम। बैंक को एडवाइस किया गया कि वो अनेबल कर ले पीपीएस फैसिलिटी फॉर ऑल अकाउंट होल्डर जो चेक इशू कर रहे हैं फॉर अमाउंट ऑफ 50,000 एंड अबव। जब आपको इस फैसिलिटी को अवेल करना है तो डिस्क्रिशन पे अकाउंट होल्डर की कि वो करवाना चाहता है कि नहीं करना चाहता, उसकी मर्जी है। बट बैंक कंसीडर कर सकते हैं कि मैंडेटरी हो जब आप चेक लगा रहे हो फॉर एन अमाउंट ₹5 लाख एंड अबव। इससे ऊपर के अमाउंट के लिए बैंक को बोला गया कि आप इसको मैंडेटरी कर सकते हो। इससे क्या होगा, फ्रॉड ही प्रिवेंट होगा कि फ्रॉड ना हो। ठीक है। फिर आपका आता है आरबीआई की गाइडलाइंस ऑन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कि आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दी है ये आपका चेक कलेक्शंस पे। देखो, फॉर्मुलेटिंग चेक कलेक्शन पॉलिसीज, अब आरबीआई ने बोला कि बैंक के डिस्क्रिशन पे है, ठीक है, कि बैंक अकॉर्डिंगली अपना जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि इमीडिएट क्रेडिट प्रोवाइड करो, चाहे लोकल चेक है चाहे आउटस्टेशन चेक है, डिले ना करो। टाइम फ्रेम मेंशन की गई है कि टाइम फ्रेम मेंशन करो कलेक्शन ऑफ लोकल और आउटस्टेशन इंस्ट्रूमेंट्स की। अगर आपने बोला कि एक दिन में क्लियर हो जाएगा, ये T+1 डेज में क्लियर हो जाएगा, तो उतने दिन में क्लियर हो। इंटरेस्ट पेमेंट आपको करनी पड़ेगी अगर आप डिले करते हो कलेक्शन में। ठीक है। अगर कोई रेट स्पेसिफाई नहीं किया आपने चेक कलेक्शन पॉलिसी में कि इतना रेट दोगे आप डिलेट के लिए, इतनी इंटरेस्ट पेमेंट जाएगी, तो कितना रहेगा वो। अगर आप लोकल चेक में डिले करते हो तो सेविंग बैंक के इंटरेस्ट रेट जितना चार्ज किया जा सकता है। ठीक है। और ये भी बोला गया है कि बैंक को प्रोहिबिट करना है फ्रॉम क्रेडिटिंग एन अकाउंट पे चेक टू द अकाउंट ऑफ एनी पर्सन अदर देन द पे। यानी कि एक चेक लगा है जिसपे अकाउंट पे लिखा होता है, ठीक है, अकाउंट पे अगर मेंशन है,
तो इट मीन वो चेक उसी पर्सन के अकाउंट में लगेगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक है, अगर चेक किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में लगा जाएगा तो फिर उसका जिम्मा बैंक पे जाएगा। और यहाँ पे इस पे कैश में पेमेंट नहीं जाएगी, आपको जो है अकाउंट में ही पेमेंट जाती है। अब अगर चेक की वैलिडिटी की बात करें, ड्राफ्ट की, पे ऑर्डर की, जो पहले क्या होता था ना, इनकी वैलिडिटी 6 मंथ होती थी, 6 मंथ के लिए वैलिड होते थे। अब क्या कर दिया, इसको रिड्यूस करके 3 मंथ कर दिया कि कैश वगैरह में ज्यादा पेमेंट ना हो, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चेक की भी वैलिडिटी, ड्राफ्ट की भी, पे ऑर्डर की भी, बैंकर्स चेक की भी 3 मंथ्स की वैलिडिटी अब कर दी गई है। अगर आपका चेक लॉस्ट हो जाता है इन ट्रांजिट, रिसीव्ड बाय द बैंक, ठीक है, तो उसका जिम्मा किसके ऊपर आता है, कलेक्टिंग बैंक के ऊपर आता है। यानी कि आपका एसबीआई में गए, आप चेक लगाया आपने, अब एसबीआई ने चेक आगे भेजा, वो गुम हो गया रास्ते में, ट्रांजिट में गुम हो गया, ठीक है। अब तो चलो हम इलेक्ट्रॉनिक इमेज ही सेंड करते हैं, बट मान लीजिए ऐसी कंडीशंस की जब लॉस्ट हो जाता था ट्रांजिट में, तो कलेक्टिंग बैंक रिस्पॉन्सिबल माना जाता था और रीइंबर्स करना पड़ता है अकाउंट होल्डर को फॉर द एक्सपेंस फॉर ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट। अब मान लीजिए अब वो चेक गुम हो गया, उसको डुप्लीकेट चेक इशू करवाना है कस्टमर को, उस पर कॉस्ट है 200 रुपए, ठीक है। तो ये भी उसको रीइंबर्स होगा अकाउंट होल्डर को। अब राइट टू रिकवर ऑफ कलेक्टिंग बैंक फ्रॉम पेइंग बैंक, देखो अगर पेइंग बैंक की ब्रांच पे गुम हो गया, जिसने पेमेंट करनी है, यानी एसबीआई ने तो प्रेजेंट किया, अब मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट जो है आईसीआईसीआई बैंक में चेक गया और वहां पे गड़बड़ होगी, वहां पे गुम हो गया, तो एसबीआई बैंक क्या करेगा, ये चेक जो गुम हुआ ना, लॉस्ट हुआ वहां पे, वो उसके पास राइट होता है कि वो रिकवर करे फ्रॉम द पेइंग बैंक, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक। तो ये आरबीआई गाइडलाइंस लाई गई है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे। और कुछ गाइडलाइंस फॉलो होती है बिल्स वगैरह जब कलेक्शन करते हैं, बिल्स कलेक्ट करते हैं जब कस्टमर के बैंक, तो मान लीजिए बिल कलेक्शन के लिए टाइम दिया गया था 30 डेज, है ना, तो अब डिले हो गया, 45 डेज में कलेक्ट किया बैंक ने बिल, जो पेमेंट आनी थी जो भी थी, तो उस पे ना फिर बैंक को जो है कस्टमर को पेमेंट करनी पड़ती है, डिले अगर वो करते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि विच एंटिटी डेवलप द पॉजिटिव पे सिस्टम इन इंडिया, किसने बनाया, आरबीआई ने, एनपीसीआई ने, सेबी या आईआरडीआई ने। It is made by the NPCA. Now I just want to inform you, like we have brought a good courses for you all, जैसे कि जैब की प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम रह गया, तो इट्स अ हाई टाइम, जैसे आपका बिजी स्केड्यूल होता है तो यू डोंट हैव अ टाइम टू डू द प्रिपरेशन फ्रॉम द बुक, इतने लॉन्ग आवर्स आप डेडिकेट करो। तो यहाँ पे क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप कोर्सेज परचेज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जाना है जैब कोर्सेज पे, जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हो ना, तो यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, जब स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा जैप का कंप्लीट मास्टर कोर्स। इसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो वीकेंड्स वगैरह पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज सारा का सारा एमसीक्यू जो कि आपकी बुक में बहुत लिमिटेड नंबर में दिए होते हैं। तो वो सब कुछ आपको कोर्स में मिलेगा, जिस पे आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ। तो आपको कूपन कोड यूज करना है जैब 80 टू अवेल दिस ऑफर, और बाई नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो कूपन कोड लगाना ना भूलिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट का ही कोर्स लेना है, लाइक आपको प्रिपरेशन करनी है आईएफएस की, पीपीबी की या एएफएम की इंडिविजुअली, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, उसमें भी आपको ये सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको कूपन कोड यूज करना है जैब 80। एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज कोर्सेज, तो आप नो मोर पे जाके भी देख सकते हो, ब्रोशर में भी आपको बाकी की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सेम फ्लैट 80% ऑफ यू आर गेटिंग। इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाइए, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस आते हैं सब्जेक्ट में भी, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो सब कुछ आपको कोर्स में अवेलेबल है, राइट। तो और कोई क्वेरी, कोई और डाउट है ना अगर आपका, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो आप। ओके, थैंक यू सो मच।